हेलो क्लास। तो हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर का कैसे विकास हुआ या मनुष्य का कैसे कैसे विकास हुआ। तो उसमें हम लोगों ने देखा था, पहले हम 4 पैरों से चलते थे, फिर 2 पैरों से चलने लगे। पहले हमारा जबड़ा भारी था, सिर छोटा था, फिर बाद में सिर धीरे धीरे बड़ा होने लगा, जबड़ा छोटा होने लगा। फिर जब सिर बड़ा हुआ, बुद्धि बढ़ गई हमारी, दिमाग चलने लगा, फिर हम हाथों से काम करने लगे। इस तरह से हमारे हाथों में, पैरों में, पेट में, हर मांसपेशियों में, गर्दन में, नाक में, आँख में, कान में, हर चीज़ में परिवर्तन धीरे धीरे आते चला गया। ठीक है, उसी को अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ते हैं। इसमें हम लोगों ने बात की थी कि मस्कुलर सिस्टम हमारा मजबूत हो गया था, और वर्टिब्रम कॉलन, स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल सिस्टम, हमारे हैंड्स हैं, और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमारे फेस, टीथ, इनका धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और चीज़ें आगे बढ़ती चली गई और मनुष्य का विकास होता चला गया। नेक्स्ट 8 नंबर से हम लोग शुरू करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ द रेस्पिरेटरी एंड वोकल सिस्टम, श्वसन और आवाज़ वाले सिस्टम का विकास। ह्यूमन कम्युनिकेशन become increasingly sophisticated during evolution। इवोल्यूशन के दौरान यानी विकास के दौरान इंसान बातचीत का तरीका ज़्यादा बेहतर और जटिल होता गया। इंसान के बात करने का तरीका बेहतर हुआ और जटिल भी होता चला गया। पहले आदमी सिंबल से, फिर धीरे धीरे कुछ शब्दों के माध्यम से, फिर बोलने का उसने फिर अपने हिसाब से चीज़ें विकसित करने लगा मनुष्य। क्योंकि मनुष्य है तो कुछ भी कर सकता है, अपनी भाषा का भी निर्माण कर लिया उसने। चेंजेस इन्वॉल्विंग द ब्रेन, रेस्पिरेटरी कंट्रोल, vocal tract, tongue, lips and larynx contributed to the ability to produce a wide range of sound। दिमाग, सांस लेने पर कंट्रोल, वोकल ट्रैक्ट, आवाज़ की नली, जीभ, होंठ और लैरिंग्स यानी स्वरयंत्र में कुछ हुए बदलाव की वजह से कई तरह की आवाज़ें निकालना मुमकिन हो पाया। मतलब जैसे जैसे विकास होता चलेगा, विकास होने के क्रम में हमारे दिमाग बदला, हमारी सांस लेने पर कंट्रोल आया, हमारा वोकल कॉर्ड यानी आवाज़ की नली विकसित हुई, उसमें परिवर्तन हुआ, हमारी टंग, हमारी जीभ, हमारा लैरिंग्स स्वरयंत्र, इन सब में हुए बदलाव की वजह से कई तरह की आवाज़ें भी निकालना शुरू कर दिया। आवाज़ों को निकालना मुश्किल कर पाए, मतलब मुश्किल से आवाज़ निकालना शुरू हो पाई थी, लेकिन हाँ आवाज़ निकालने लगे थे। द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज वाज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इनेबल्ड ह्यूमन्स टू। जटिल भाषा का विकास खास तौर पर अहम था क्योंकि इससे इंसान को ये करने में मदद की। इससे इंसानों को ये करने में मदद की। क्या क्या मदद करनी हुई भाषा के विकास से? कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, जानकारी का आदान प्रदान हुआ। टीच स्किल, हुनर सीखा, हुनर सीखना शुरू कर दिया। कोऑर्डिनेट ग्रुप एक्टिविटीज़, ग्रुप की गतिविधियों में, समूह में तो रहता ही था पहले मनुष्य, तो समूह की गतिविधियों में भी तालमेल बैठने लगा। मतलब आपस में कैसे काम करना है, क्या काम करना है, पहले चर्चा करने लगे होंगे, फिर धीरे धीरे काम करने लगे होंगे, इस तरह से अपना काम बढ़ाते गए होंगे, तो ये सारी चीज़ें भी होने लगी थी। प्रिजर्व नॉलेज, ज्ञान को सुरक्षित रखने लगे, यानी जो भी ज्ञान प्राप्त होता था वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता चला जाता था, या पत्तों के माध्यम से, छाल के माध्यम से, इन सब में
लिखना भी शुरू कर दिया होगा। लिखना तो खैर नहीं, लेकिन हाँ, ज्ञान को सुरक्षित करने लगे थे। डेवलपमेंट कल्चर, संस्कृति का विकास होने लगा। देखा होगा आदिवासी या जंगलों में जो रहते हैं, हर सभी के किले होते थे, उनका एक मुखिया होता था, एक उनकी सेना होती थी। उनकी सेना के रेंज में या उनके इलाके में जो भी जाता था, उनका आपस में थोड़ा जो भी जैसे, लेकिन धीरे धीरे हर एक किले का, हर एक ग्रुप का एक अपना कल्चर होता था, अपना भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी रहन सहन, खान पान, सबका तरीका अलग अलग होता था, पहनावा अलग होता था। तो इस तरह से कल्चर का भी यानी संस्कृति का भी धीरे धीरे विकास होता चला गया। लैंग्वेज evolution was not simply an anatomical change. It involved biological, cognitive and social evolution. भाषा का विकास सिर्फ शारीरिक बनावट में बदलाव नहीं था, इसमें बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव यानी सोचने समझने की क्षमता और सामाजिक विकास भी शामिल था, यानी सामाजिक विकास भी हुआ। तो भाषा का विकास सिर्फ शारीरिक बनावट में बदलाव नहीं हुआ, भाषा का विकास यानी कोई मतलब सही में बहुत ज़्यादा बनावट में बदलाव नहीं, इसके साथ साथ इसमें बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव यानी बायोलॉजिकल भी परिवर्तन हुआ। कॉग्निटिव मीन्स सोचने समझने, मतलब मेंटल लेवल पे भी उसका विकास हुआ, सोचने समझने की क्षमता विकसित हुई। और सामाजिक विकास भी शामिल हुआ, सब मतलब सामाजिक विकास भी हुआ इंसान का। नाइन्थ, इवोल्यूशन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइट, पाचन तंत्र और खान पान का विकास, सारे विकास हुए, तो उसमें पाचन तंत्र का भी विकास हुआ। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज अडेप्टेड टू एन ओमनीवोरस डाइट। इंसानी पाचन तंत्र सर्वाहारी यानी सब कुछ खाने वाला खान पान के हिसाब से ढल गया, यानी वो तो ये पाचन तंत्र मतलब मनुष्य क्या, सर्वाहारी। वो पहले तो शुरू में ऐसा कहा जाता है कि नॉनवेज ही खाते थे, पशु पक्षियों को मार के खाते थे, तमाम तरह के जीव जंतुओं को मार के खाता था इंसान। फिर जैसे जैसे आग का विकास हुआ, आग की जानकारी हुई तो वो पका के खाने लगा। या ऐसा हुआ होगा कि जंगल में आग लगी होगी, बहुत सारे जानवर जल गए होंगे, मर गए होंगे, तो इंसान ने उनको देखा मरे हुए और फिर क्यों ना इसको खाया जाए, खा के देखा होगा, तो फिर धीरे धीरे वो खाने लगा और उसको उसमें स्वाद लगा होगा, फिर वो पका के खाने लगा, फिर पका के खाने लगा। यानी पहले मांस खाता था, फिर पत्तियां हैं और तमाम तरह के उस समय भी फल फूल नाम बेशक नहीं पता होंगे या कुछ भी, लेकिन उस समय भी फल फूल कुछ ना कुछ तो खाने वाली चीज़ें नेचुरली भी होने लगी थी, वो खाता होगा इंसान। तो इंसान मीन्स हरी सब्जियां भी खाता था, मांस मछली भी खाता था, तो उसका जो पाचन तंत्र है वो धीरे धीरे सर्वाहारी या सर्वग्राही के रूप में होके सब कुछ खाता था और रहता था। ह्यूमन डाइटरी इवोल्यूशन इन्वॉल्व चेंजेस इन, तो इंसान के खान पान के विकास में ये बदलाव हुए। क्या क्या बदलाव हुए? फूड सिलेक्शन, खाने का चुनाव, यानी व्यक्ति अपने हिसाब से क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कौन सा खाना खाएं, इन चीज़ों का वो अपने चुनाव करने लगा कि हाँ अब मतलब यही नहीं कि हम केवल मांस ही खाएंगे। अब वो तरह तरह के उसके पास ऑप्शन आ गए, तो उनका सिलेक्शन वो अपने हिसाब से करने लगा। फूड प्रोसेसिंग, खाने की प्रोसेसिंग, मतलब वो पहले क्या था, रॉ मटेरियल जो भी जानवर को मारा या कोई भी उसको फल मिल गया पेड़ से तो उसको वो डायरेक्ट खा लेता था। अब वो क्या प्रोसेस करके खाने लगा, उसको पका के खाने लगा आग के माध्यम से। जैसे आग का विकास हुआ और वो आग के माध्यम से उसको पचा के खाने लगा। ठीक।
ठीक है। फूड प्रोसेसिंग, खाने को व्यक्ति प्रोसेस करके, उस समय का मनुष्य प्रोसेस करके खाने लगा था। और क्या विकास हुआ? टूल असिस्टेड प्रिपरेशन, औजार की मदद से तैयारी, यानी वह औजार पत्थर के हथियार बनाना शुरू कर दिए थे, पत्थर के हथियार बनाना शुरू कर दिए थे। कुकिंग, खाना पकाने लगा था। और इंक्रीज कंजप्शन ऑफ एनर्जी रिच फूड, ज़्यादा एनर्जी वाले खाने का सेवन करने लगा था, यानी ऐसे खाना खाता था जो ज़्यादा समय तक एनर्जी देते रहें। कुकिंग इज स्पेशली significant because it makes many foods easy to digest and increase the availability of some nutrients. खाना पकाना खास तौर पर अहम है क्योंकि इससे कई तरह के खाने को पचाना आसान हो जाता है और कुछ न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व ज़्यादा आसानी से मिल जाते हैं। तो इसीलिए खाना पका के खाने लगा था। हालांकि उस समय अब उनको ये तो नहीं पता था कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्या चाहिए हैं, ये तो नहीं मालूम रहा होगा, लेकिन चूँकि खाना खाने में आसानी होती थी और पचाने में आसानी होती थी, इसलिए वो खाने को पका के खाने लगे थे। द ट्रांसिशन टू एग्रीकल्चर लेटर चेंज ह्यूमन न्यूट्रिशन, डिजीज पैटर्न, बॉडी साइज एंड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। बाद में खेतीबाड़ी की शुरुआत ने इंसान के पोषण, बीमारियों के पैटर्न, शरीर के साइज और आबादी के ढांचे को बदल दिया। तो जैसे जैसे विकास होता गया, फिर बाद में इंसान खेती करने लगा, खेती बाड़ी की शुरुआत कर दी इंसान ने, पोषक तत्व मतलब उगाने लगा पोषक खाने को। अब बीमारी भी फिर इंसान को शरीर उनसे बचाव भी करते था, बीमारी से हो भी जाती थी। शरीर के साइज में भी परिवर्तन हुआ और आबादी मतलब जो रहते थे उसके रहने के तरीके में भी बदलाव हुआ, ग्रुप में समूह में रहते थे इस तरह से। नेक्स्ट है लॉस ऑफ बॉडी हेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ स्वेटिंग। विकास होते होते क्या हुआ? लॉस ऑफ बॉडी हेयर यानी शरीर के बाल का कम होना, एंड डेवलपमेंट ऑफ स्वेटिंग और पसीना आने की क्षमता का विकास, यानी पसीने आने लगा था। इंसान को जो बाल थे शरीर से वो धीरे धीरे कम होने लगे थे, पसीना आने लगा था। कंपेयर्ड विद मैनी अदर प्राइमेट्स, ह्यूमन हैव रिलेटिवली लिटिल विजिबल बॉडी हेयर एंड न्यूमेरियस इक्राइन स्वेट ग्लैंड। दूसरे कई प्राइमेट्स की तुलना में इंसानों के शरीर पर दिखने वाले बाल कम होते हैं और उनमें बहुत सारी इक्राइन स्वेट ग्लैंड्स यानी पसीना बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं। तो बाल धीरे धीरे कम होने लगे थे और पसीना बनाने वाली ग्रंथियां विकसित होने लगी थी, पसीना आने लगा था। These characteristics are associated with efficient heat loss through sweating, particularly during physical activity and endurance locomotion। ये खासियत पसीने के जरिए शरीर की गर्मी को आसानी से बाहर निकालने में मदद करती है, खासकर शारीरिक गतिविधि और लंबे समय तक चलने फिरने के दौरान। तो पसीने के जरिए क्या होता था, शरीर की गर्मी बाहर निकल जाती थी और खासकर शारीरिक गतिविधि और लंबे समय तक चलने फिरने में
चलते फिरने के दौरान कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, तो ऐसे समय में पसीना निकलता था, शरीर की गर्मी बाहर निकल जाती थी। ह्यूमन बॉडी हेयर डिड नॉट डिसअपीयर कंप्लीटली। इंसान के शरीर के बाल पूरी तरह खत्म नहीं हुए। हेयर रिमेन्स important in areas such as the scalp, eyebrow, eyelashes and various regions of the body. इंसान के शरीर के बाल पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे, जैसे आपका सिर, भौहें, पलकें और शरीर के दूसरे हिस्सों पर बाल अभी भी अहम हैं, यानी अभी भी थे। सिर पे भी बाल हैं, आईब्रो पे भी हैं, पलकों पे भी हैं और शरीर के और भी तमाम हिस्सों में, जैसे पुरुषों के चेस्ट में बाल होते हैं और काख में भी बाल हैं। तो इस तरह से बाल अभी भी, जेनिटल ऑर्गन्स के पास भी बाल अभी भी हैं, इंसान की अभी भी हैं। तो कुछ जगह के बाल अभी भी हैं, कुछ जगह के बाल धीरे धीरे कम हो गए थे। नेक्स्ट, चेंज इन बॉडी प्रोपोर्शन। चेंज इन बॉडी प्रोपोर्शंस, शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव। ह्यूमन बॉडी proportions have changed during evolution and also vary according to environment and population history. इवोल्यूशन के दौरान इंसानी शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव आए और ये माहौल और आबादी के इतिहास के हिसाब से अलग अलग भी होते हैं। तो इवोल्यूशन के दौरान इंसान शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, मतलब जैसे जैसे इंसान के ऑर्गन के अनुपात में बदलाव आया, ये जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे ऑर्गन में बदलाव आया और ये माहौल और आबादी के इतिहास के हिसाब से अलग अलग भी होते हैं। तो कैसे माहौल में रह रहे हैं, कैसी आबादी में रह रहे हैं, इसका भी प्रभाव पड़ता है शरीर पे। Important trends in the genus Homo include: होमोजीनस वंश में अहम बदलाव ये रहे हैं: लॉन्गर लोअर लिम्स, पैर यानी निचले अंगों का लंबा होना, यानी पैर क्या थे, लंबे हुए। ग्रेटर ओवरऑल बॉडी साइज इन सम लाइनेज, कुछ वंशों में शरीर का कुल साइज बड़ा होना, यानी शरीर का बॉडी जो थी वो, मतलब धड़ वाला हिस्सा बड़ा। चेंज इन ट्रंक प्रॉपर्टीज, धड़ के अनुपात में, यानी जो ट्रंक एरिया है उसमें बदलाव हुए। एडेप्टेशन रिलेटेड टू थर्मो रेगुलेशन, शरीर का तापमान बनाए रखने यानी थर्मो रेगुलेशन से जुड़े बदलाव हुए। इंक्रीजिंग स्पेशलाइजेशन फॉर एफिशिएंट टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन, जमीन पर आसानी से चलने फिरने के लिए शरीर का खास तौर पर ढलना। तो पैरों का लंबा हो, पैर जो थे वो लंबे थे। और कुछ वंशों में शरीर का कुल साइज बड़ा, मतलब कुछ ऐसे वंश थे जिनमें शरीर का साइज बड़ा था, कुछ में छोटा रहा होगा। शरीर के जो ट्रंक एरिया है उसमें बदलाव, शरीर के टेम्परेचर में बदलाव और ज़मीन पर आसानी से चलने फिरने के शरीर का खास तौर पर ढलना। इन्वायरमेंटल conditions have also influenced human body shape through natural selection.
नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन के जरिए माहौल ने भी इंसानी शरीर की बनावट पर असर डाला, यानी जो इन्वायरमेंट ने भी मनुष्य के विकास में प्रभाव डाला। मेजर स्टेज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, मनुष्य के विकास के मुख्य चरण कौन कौन से मुख्य चरण हैं? तो सबसे पहले है आस्ट्रेलोपिथेकस। आस्ट्रेलोपिथेकस lived approximately 4 to 2 million years ago। लगभग 40 से 20 लाख साल पहले आस्ट्रेलोपिथेकस जो प्रजाति थी वो रहती थी, यानी जो हमारे पूर्वज थे, जो सबसे पहले उनको बताया गया आस्ट्रेलोपिथेकस, तो वो लगभग 40 से 20 लाख साल पहले यानी 4 से 2 मिलियन साल पहले रहते थे। दे वेयर हैबिचुअल आर हाईली कैपेबल बाइपेड्स बट हैड relatively small brains compared with later Homo species। वे आम तौर पर या बहुत अच्छी तरह से 2 पैरों पर चलने वाले जीव थे। ये जो थे आस्ट्रेलोपिथेकस, ये 2 पैरों पे चलने लगे थे, चलने वाले जीव थे, लेकिन बाद की होमो प्रजातियां की तुलना में उनका दिमाग छोटा था। यानी जो अभी की उसके बाद में जैसे होमो सैपियंस हैं, उनकी तुलना में इनका ब्रेन छोटा होता था, इनका ब्रेन का साइज छोटा होता था। होमो हैबिलिस lived roughly 2.4 to 1.4 million years ago। होमो हैबिलिस लगभग 24 से 14 लाख साल पहले रहते थे। 24 से 14 लाख साल पहले ये लोग रहते थे। ये भी हमारे मतलब आस्ट्रेलोपिथेकस के बाद फिर होमो हैबिलिस, ये भी हमारे पूर्वज माने जाते हैं। इनसे हमारा इसमें होमो हैबिलिस में परिवर्तन हुआ। इट इज़ एसोसिएटेड विद अर्ली स्टोन टूल ट्रेडिशंस आल्दो द रिलेशनशिप बिटवीन पर्टिकुलर होमिनिन स्पेसीज एंड टूल इंडस्ट्रीज इज कॉम्प्लेक्स। इनका संबंध पत्थर के औजार बनाने की शुरुआती परंपराओं से है, यानी इन्होंने होमो हैबिलिस ने पत्थर से हथियार बनाना शुरू कर दिए थे। हालांकि किसी खास होमिनिन प्रजाति और औजार बनाने की तकनीक के बीच का संबंध जटिल, मतलब ऐसा कोई अभी कह नहीं सकते कि हाँ, लेकिन इस समय में बनाने लगे थे, ये पत्थरों से हथियार बनाने लगे थे होमो हैबिलिस। फिर है होमो इरेक्टस। नेक्स्ट कौन सी प्रजाति आई? होमो इरेक्टस, ये भी पूर्वज माने जाते हैं। होमो इरेक्टस अपीयर्ड roughly 2 million years ago and had a more modern body plan, including relatively long legs and efficient walking। होमो इरेक्टस लगभग 20 लाख साल पहले आए थे और उनका शरीर का ढांचा ज़्यादा आधुनिक था। उनके पैर अपेक्षाकृत लंबे थे और वे कुशलता से चलते थे। पैर लंबे थे और आराम से चलते थे, जैसे आज का इंसान चलता है। Members of this lineage dispersed widely beyond अफ्रीका। इस वंश के सदस्य अफ्रीका से बाहर
दूर दूर तक फैल गए थे। अमेरिका से बाहर दूर दूर तक फैल गए थे। आर्किक होमो, various populations traditionally around as archaic homo develop increasingly large brains and sophisticated technologies। आइकस आर्काइक होमो के तौर पर वर्गीकृत अलग अलग समूहों का दिमाग धीरे धीरे बड़ा होता गया और उन्होंने बेहतर तकनीक विकसित की। They include population related to uh, Netherlands and Denisovans। निएंडरथल एंड डेनिसोवन। इनमें निएंडरथल और डेनिसोवन से जुड़े समूह शामिल हैं। होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। मॉडर्न ह्यूमंस appeared in Africa approximately 3 लाख years ago। आधुनिक इंसान अफ्रीका में लगभग 3 लाख साल पहले आया। यानी जो अभी का जो हम लोग हैं लगभग होमो सेपियंस के नज़दीक हैं और लगभग 3 लाख साल पहले वहाँ पे थे। ओवर टाइम होमो सेपियंस डेवलप increasingly complex technologies, symbolic culture, language, art, social systems, and eventually agriculture and urban civilization। समय के साथ होमो सेपियंस ने और भी जटिल तकनीकें, प्रतीकात्मक संस्कृति, भाषा, कला, सामाजिक व्यवस्थाएं और आखिरकार खेती व शहरी सभ्यताएं विकसित की। यानी खेत भी मतलब ये खेती भी करने लगे थे और इन्होंने शहर बसाना भी शुरू कर दिया था होमो सेपियंस ने और इन्होंने अपनी एक संस्कृति, एक भाषा, एक आर्ट, इन सभी का धीरे धीरे विकास किया। ठीक है। रोल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन की भूमिका। द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी अकर्ड थ्रू सेवरल एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म, पर्टिकुलरली मानव शरीर का विकास कई विकासवादी प्रक्रियाओं के जरिए जरिए हुआ, खासकर नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन यानी आनुवंशिक पुनर्संयोजन, जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी आनुवंशिक विचलन, जीन फ्लो जीन का प्रवाह, सेक्सुअल सिलेक्शन यौन चयन। तो मनुष्य का विकास कई विकासवादी प्रक्रियाओं के यानी एक तो नेचर के माध्यम से भी, जैसे जैसे प्रकृति बदलती गई वैसे वैसे मनुष्य बदलता गया। म्यूटेशन जैसे जैसे उसमें उत्परिवर्तन होते गए मनुष्य में वैसा परिवर्तन होता चला गया। जेनेटिक जैसे भी जेनेटिक्स में परिवर्तन होते चले गए मनुष्य में परिवर्तन होता चला गया। आनुवंशिक विचलन ड्रिफ्ट, जैसे उनके वंश में जेनेटिक में विचलन हुआ, ड्रिफ्ट हुई, वैसे फिर जीन फ्लो जैसे जैसे जीन में परिवर्तन होता चला गया वैसे वैसे मनुष्य में। सेक्सुअल सिलेक्शन जैसे जैसे चयन मतलब सेक्स के माध्यम से जैसे जो भी प्रक्रिया रही होगी वैसे व्यक्ति में परिवर्तन होता चला गया, विकास होते चले गए। इंडिविजुअल्स with inherited
characteristic that improved survival or reproduction in particular environments were more likely to contribute genes to support subsequent generation. जिन लोगों में ऐसे गुण थे जिनमें खास माहौल में जीवित रहने या प्रजनन करने की क्षमता बेहतर हुई, उनके जीन अगली पीढ़ी तक पहुंचने की संभावना ज़्यादा थी। ठीक है, तो इसको हम अगली क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। और ये देखिए ये कैसे छोटी खपड़ी से बड़ी खोपड़ी का छोटे जबड़े का विकास हुआ। ये देखिए सब इसमें भी दिए गए हैं। ये देखिए ब्रेन शॉर्ट टू लार्जर की ओर, मतलब ब्रेन पहले छोटा था फिर धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। ये देखिए ठीक है, तो ये देखिए इसको हम अगली क्लास से पढ़ेंगे। ओके।